सभी को नमस्कार दोस्तों, सभी का एक बार फिर से स्वागत है गुरुकुल एजुकेशन क्लासेस पर। दोस्तों आज हम मैथमेटिक्स में करने वाले हैं घन और घनाभ यानी कि त्रिविमीय आकृतियां या शेप्स के बारे में। तो जैसा कि आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का टॉपिक रहेगा हमारा घन और घनाभ। वैसे तो हमारे पास और भी त्रिविमीय जो आकृतियां हैं या वस्तुएं हैं वो और भी हैं, जैसे छिन्नक हो गया या फिर शंकु हो गया या फिर गोला है। तो उनको अलावा आज हम केवल करने वाले हैं घन और घनाभ यानी क्यूब एंड क्यूबॉइड के ऊपर। तो इसके सबसे पहले हम इनके कुछ बेसिक इनके बारे में जो फॉर्मूले हैं या फिर इनकी जो आकृतियां हैं कैसे आप पहचानोगे, क्या निकालना है क्या नहीं, तो उसके लिए सबसे पहले हम चलते हैं घनाभ के ऊपर, जाते हैं घनाभ। घनाभ जो होता है इसके अंदर ये, क्योंकि मैंने बोला त्रिविमीय आकृतियां, जैसा कि हमने क्षेत्रफल या मेंसुरेशन किया उसके अंदर जैसे त्रिभुज लिया हमने या फिर वर्ग लिया या फिर आयत लिया, ये थी द्विविमीय यानी कि 2 डायमेंशनल जो फिगर्स थे हमारे ये। लेकिन हमारा जो आज का टॉपिक है ये 3 डायमेंशनल है यानी कि त्रिविमीय है। उसके अंदर जो द्विमीय था यानी कि जो 2 डायमेंशनल जो शेप्स थी उसके अंदर 2 तरह की लंबाइयाँ काम कर रही थी, लंबाई और चौड़ाई कह लीजिए। इसके अंदर जो है एक और लंबाई ऐड हो जाती है और वो होती है उसकी ऊंचाई। लंबाई चौड़ाई के साथ साथ उसकी ऊंचाई भी। तो 3 डायमेंशनल के अंदर आप ये समझ लीजिए, इस तरह से आप समझ सकते हो इसको, ये इस तरह से है। यानी कि ये जो है एक लंबाई एल है, अगर इसको बी कहें इसको आप एच कह सकते हो। और द्विमीय क्या होता है, द्विमीय हमारी ये थी इस तरह से, वो ऐसे भी हो सकती है, ऐसे इस तरफ भी हो सकती थी ऐसे। यानी कि केवल और केवल 2 तरह की लंबाइयां उसके अंदर काम कर रही थी। इसमें 3 तरह की लंबाइयां काम करेंगी, जैसा कि आपको इस फिगर में दिखाई दे रहा होगा। तो मैं घनाभ को लिया आपके सामने, तो घनाभ का पहले तो हम एक फिगर बना लेते हैं घनाभ का। देखिए ये घनाभ है। घनाभ जो होता है ये मिलकर के बना होता है, आप आयत का जिक्र यहाँ पे कर सकते हैं। आयतों से, 6 आयतों से मिलकर बना हुआ होता है। मैं एक बार फिगर बना देता हूँ इसका। तो इस तरह से आप जो है, एक मिनट दोबारा से ट्राई करते हैं। ये जो है एक आयत है इस तरह से, और एक आयत आप सेम यहाँ बनाया आपने, एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, और एक जो 3 फेस, जैसा कि हमने क्यूब वाला डिश वाला टॉपिक किया था, इसके 3 फेस ही दिखाई देते हैं हमें मोस्टली। तो पीछे वाले 3 हमें दिखते नहीं हैं। तो देखो एक फेस तो ये इसका सामने वाला ये है, ये वाला फेस, एक इसका ये साइड वाला फेस है ये वाला, और एक ये ऊपर वाला फेस है जो हमें 3 दिखाई दे रहे हैं। 3 फेस जो हमें दिखाई नहीं दे रहे वो तीनों फेस इनके अपोजिट में हैं। तो मैं कुछ कार्टून्स है मेरे पास, जैसे आपको ये कार्टून्स दिख रहे होंगे, ये कार्टून जो है ये वाला, ये घनाभ है। मैं इसको क्या कहूँगा, ये घनाभ है, ये एक घनाभ की शेप है। या फिर आपने टाइल्स देखी होंगी किसी भट्ठे वगैरह पर या घरों पर भी इस्तेमाल होती है टाइल्स, जो मिट्टी से पका करके बनाते हैं ना, प्लेन होती है ना, तो उसकी 6 सतह होती हैं। देखिए याद रखने वाली बातें, घनाभ के अंदर 6 सतह होती हैं, 6 सतह होती हैं जिनको हम फलक भी कहते हैं। इंग्लिश में इसको फेस कह सकते हैं, फेस। इसके अंदर 6 सतह होती हैं और कोने इसके 8 होते हैं। कोने की आवश्यकता हमें वैसे पड़ेगी नहीं, मैंने फिर भी बता दिया, कोने 8 होते हैं इसके। तो ये जो है हमारा घनाभ का जो आकृति मैंने बताया आपको, तो यदि आप इसको ऐसे सामने से देखोगे ना, तो आपको सिर्फ 3 आकृतियाँ, ये वाली और ये वाली 3 जो है आपको दिखाई दे रही होंगी, ये वाली, यही सेम टू सेम। जैसे आपके सामने एक ये फेस है इसका, तो इसके सामने का बिल्कुल अपोजिट वाला फेस ये होगा, जो कि बिल्कुल इसकी ये भुजा की लंबाई इसकी और ये वाली लंबाई इसकी इस लंबाई के और इसके बराबर है। ऐसे ही अगर ये सामने वाला देखा जाए, ये वाला फेस जो है बिल्कुल सेम टू सेम फेस इसका बैक वाला ये वाला है। और तीसरा हमारा ये साइड वाला बचेगा, और इसका बिल्कुल जस्ट पीछे वाला ये वाला बराबर है। यानी कि 6 इसके फेस कैसे बने आप काउंट कर सकते हो। ऊपर वाला और इसके जस्ट नीचे वाला ये सेम
इनका क्षेत्रफल सेम होगा, दोनों फेस सेम है, ये दो फेस और दो आपके सामने ये वाला फेस और जस्ट इसके पीछे वाला फेस 4 और एक ये छोटे वाला फेस ये वाला और इसके जस्ट इसके ये पीछे वाला। तो ये जो है एक घनाभ है और घनाभ का अगर ये आपके सामने दे दिया जाए, अगर मैं इसको इस भुजा की लंबाई को मैं L कहूँ और इस बेस वाली, देखो बेस के ऊपर ही जा रही है, बेस है पूरा का पूरा इसका ये वाला, और यदि आप इसको B कहो इस लंबाई को, तो ये जो ऊपर खड़ा हुआ ना स्टैंड वाला ये आपका H होगा। इन 3 लंबाइयों से मिलकर के जो है घनाभ बना हुआ है L, B और H से। और यहाँ पर लेंथ जो होती है ना, लेंथ यानी कि कह लो लंबाई, इसको हमने किससे लिखा L से, इसकी चौड़ाई कह दिया उसको हमने, दूसरी वाली जो है B, इसको लिखा हमने चौड़ाई, या इसको कह सकते हो इंग्लिश में तो विड्थ या फिर ब्रेड्थ, BREADTH ब्रेड्थ कह सकते हो। इनको हमें इसको लिखते हैं हम B से लिख देते हैं इसको, या फिर W से भी लिख देते हैं इसको कई बार हम। और इसकी तीसरी विमा या तीसरी लंबाई इसकी होती है ऊंचाई, जिसको हम हाइट कहते हैं, हाइट, इसको हम लिखते हैं स्मॉल h से, इससे लिखते हैं। तो अगर बारी आती है इससे रिलेटेड जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो किससे रिलेटेड पूछे जाते हैं, इसका आयतन याद करना। आयतन क्या होता है, आयतन होता है कि इस आकृति ने, जैसे मैंने आपको ये दिखाया, इस आकृति ने कितना एरिया कवर अप किया वो इसका आयतन कहलाता है। और आयतन निकालने का तरीका है कि इसकी लंबाई को, इसकी चौड़ाई को और इसकी ऊंचाई को हम क्या कर दें, आपस में गुणा कर दें। यानी कि इसके अंदर आयतन निकालने का फार्मूला आपको याद होना चाहिए, जिसको हम वॉल्यूम कहते हैं। वॉल्यूम का V ले लिया, वॉल्यूम यानी कि V से लिखते हैं इसको। लंबाई को L से, चौड़ाई या ब्रेड्थ को B या W से, ज़्यादातर तो B से ही लिखते हैं, और हाइट को H से लिखते हैं। तो वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, ये इसका होता है फार्मूला, यानी कि LBH, ये इसका आयतन का फार्मूला है। अच्छा जी, इसके बाद में आता है इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण, इससे रिलेटेड जो प्रश्न पूछे जाते हैं और इसके फार्मूले हम उनका डिस्कशन कर रहे हैं। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात की जाए, इंग्लिश में कहते हैं इसको टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। ये पूछा जाए तो ये बात किस पर डिपेंड करती है, अगर सरफेस एरिया कह लेंगे या फलक, पृष्ठीय कह लो या फिर फलक कह सकते हो आप। यहाँ पे फलक, जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया था, फलक कितने होते हैं टोटल, इसमें 6 फलक होते हैं। तो 6 फलक निकालेंगे, इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, मतलब जितनी भी इसकी ये सामने के या पीछे के या नीचे के या ऊपर के जितने भी इसके फेस हैं उन सभी का क्षेत्रफल, और वो निकलेगा, क्योंकि ये मैंने जस्ट जिक्र किया आपके सामने कि ये 6 आयतों से मिलकर बना हुआ है, 6 के 6 आयत हैं, और आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा में चौड़ाई होता है। तो अगर इस नीचे वाले बेस की, देखो ये वाला बेस जो नीचे वाला है, ये इसका सेम टू सेम फेस जो है ये ऊपर वाला है। तो अगर हम नीचे वाले का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं तो ऊपर वाले का निकालने के लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, उसको 2 से गुणा कर देंगे बस। तो यानी कि अगर इस नीचे वाले फेस की अगर लंबाई L है और चौड़ाई B है, तो इसका क्षेत्रफल आएगा L गुणा में B आ जाएगा, यानी कि लंबाई गुणा में चौड़ाई, और एक फेस इसका जस्ट ऊपर है तो इसको 2 से गुणा कर देंगे, तो हमारे 2 फेस का क्षेत्रफल निकल गया। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या मतलब है कि इसके 6 की 6 सतह या जो फेस हैं उनका क्षेत्रफल का कुल योग, और जमा का निशान लगाएंगे। क्यों लगाएंगे जमा का निशान, क्योंकि हमारा सिर्फ 2 फेस का क्षेत्रफल आया। अगर बात की जाए ये सामने वाला, ये वाला, इसका क्षेत्रफल निकालना, ये सामने वाला, नीचे वाले का तो हमने निकाल लिया, जिसके अंदर L और B से ये निकल गया, सेम टू सेम इसकी सतह ऊपर थी। अब हम ये सामने वाला जो फेस है ये वाला, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, तो इसकी एक लंबाई तो H है और एक लंबाई इसमें H है, ये इधर वाला भी H ही है और ये ऊपर वाला भी L है, ये वाला ये L है। तो इसका क्षेत्रफल निकलेगा लंबाई गुणा में चौड़ाई की जगह पे यहाँ पे H आ जाता है, तो यहाँ पर लिखेंगे LH। और ये सेम फेस वाला, ये सामने आपको दिख रहा होगा, ये सेम टू सेम इसके बैक साइड में देखो, ये वाला सेम टू सेम है LH।
L गुणा में H कह लीजिए, 2 फेस ये बनेंगे। ऐसे ही तीसरा साइड हमारी ये बचती है, ये वाली, इसके अंदर एक तो B है और एक H है, ये भी H है, ये B है। तो आप इसका क्षेत्रफल ज्ञात करोगे तो B की H से गुणा करनी पड़ेगी, BH। तो ये भी दो सतह हमारी, एक तो इस तरफ वाली और एक ये इस तरफ वाली, तो हमें मोस्टली इसका 2 कॉमन ले लेंगे तो इसका जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला हमें मोस्टली क्या मिलता है, 2 इंटू LB प्लस BH, ये पहले लिख दिया बस और कुछ नहीं है, प्लस HL, इसका H पहले कर दिया HL। तो ये होता है इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। और तीसरा पॉइंट इसके अंदर याद रखने वाला तीसरा पॉइंट क्या है कि एक होता है विकर्ण ज्ञात करना। विकर्ण देखो, अगर आपसे डायरेक्ट ये पूछा जाए कि घनाभ का विकर्ण ज्ञात कीजिए तो ये तो डायरेक्ट ही हो गया। अगर वो कहे विकर्ण ज्ञात कीजिए तो भी आपको घनाभ का विकर्ण ही निकालना है। लेकिन मैं ये जिक्र क्यों कर रहा हूं, क्योंकि यहां पर एक चीज और है जो पूछी जाती है, और वो है कि इसके फलक का विकर्ण ज्ञात करना। फलक का विकर्ण ज्ञात करना। और ये मुझे ज़्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है। फलक का या इसकी जो हम क्या कह सकते हैं, पृष्ठ का विकर्ण ज्ञात करना, पृष्ठीय विकर्ण ज्ञात करना। तो वो किससे निकलेगा, पाइथागोरस प्रमेय से। तो जिसका भी निकालेंगे, जैसे आपको इसका सामने वाले का निकालना है, इस फेस का, सेम टू सेम ये पीछे भी है, तो दोनों का विकर्ण कैसे निकलेगा, इसकी लंबाई और इसकी चौड़ाई के वर्गों का जोड़ का वर्गमूल। तो हम जिसका भी निकालना होगा उसकी जो 2 तरह की लंबाइयां उसमें काम कर रही होंगी उनका वर्ग करके जोड़ देंगे और उसका वर्गमूल ज्ञात करेंगे। लेकिन बारी ये आती है कि घनाभ का विकर्ण फिर कैसे निकलेगा। घनाभ का विकर्ण निकालने का फार्मूला ये है कि इसके अंदर एक लंबाई तो L है तो उसका स्क्वायर कर देंगे, दूसरी इसकी लंबाई B है उसका भी स्क्वायर, और तीसरी लंबाई इसकी ऊंचाई वाली आई है, इसका वर्गमूल। और पृष्ठीय पूछेगा ना तो वो उसमें फिर आपको लंबाई क्या है, उसकी चौड़ाई क्या है या ऊंचाई का इस्तेमाल करना है, वो प्रश्नों से और भी क्लियर हो जाएगा आपको। तो ये था इसका घनाभ का विकर्ण का फार्मूला, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। तो ये था। इसके बाद में हम, क्योंकि हम दो ही यहाँ पर टाइप्स लेने वाले हैं, घन और घनाभ की, तो अब ये घन था ना, ये घनाभ था, अब हम घन और लेते हैं, घन का जिक्र भी कर लेते हैं। घन का जिक्र यहाँ पर एक घन के लिए मैं एक और जो है कार्टून है मेरे पास, ये घन है। घन के अंदर क्या होता है कि इसमें भी सतह तो 6 ही होती हैं, और सतह जो 6 की 6 होती है ना वो सभी की सभी बराबर होती हैं, क्योंकि प्रत्येक भुजा की लंबाई या जो सतह की लंबाई और चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर है। यानी कि घन आपके सामने मैंने दिखाया, जैसे ये 1 नंबर लिखूँ मैं, इस पर 2 लिखूँ, ये यहाँ लिख देता हूँ, 2 दिख जाएगा, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, और ये नीचे लिख देता हूँ इसके मैं 6। देखो ध्यान से देख दीजिए आप, ये 6 सतह, 1 नंबर सतह, 1 के बाद में ये मैंने 2 लिखा, 2 नंबर सतह, अब घुमा रहा हूँ अभी मैं 3 नंबर सतह, और ये होगी 4 नंबर सतह, ऊपर वाली 5 नंबर और इसके नीचे वाली 6 नंबर सतह। और आमने सामने की तो बराबर हैं ही, इसकी तो 6 की 6 सतह बराबर हैं। यानी कि ये लंबाई और चाहे ये वाली लंबाई की बात करें, यानी कि सारी के सारे किनारे कोने सब बराबर हैं इसके। घन जो है, घन की 6 की 6 सतह जो होती हैं उसकी बराबर होती हैं। तो यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि इसके अंदर देखो आकृति तो लगभग सेम सी बनेगी, इसकी हाथ से भी बनाते हैं क्योंकि उसमें थोड़ा आइडिया नहीं रहता ना। तो ये घन की आकृति फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ, ये घन है हमारा, इस तरह से घन बनेगा हमारा। तो ये घन है, इसके अंदर L बराबर B बराबर H, ये तीनों के तीनों बराबर होते हैं, और उसको हम A से लिख देते हैं। A क्या है, इसकी भुजा की लंबाई, डायरेक्ट LBH इसका बराबर हो जाएगा। इसकी भी सतह 6 की 6 होती हैं, सतह 6 की 6 होती हैं। तो बारी आती है इसके आयतन को निकालने की, तो इसका आयतन वही का वही फार्मूला है, L क्रॉस B क्रॉस H। लेकिन क्योंकि ये तीनों बराबर है ना, तो आपको A गुणा A करना पड़ेगा, यानी कि A का घन। तो घनाभ की बजाय हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर घन का आयतन अगर आपको निकालना है तो भुजा की लंबाई जो देगा उसका घन कर देंगे। बारी आती है यहाँ पर इसके
संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की। तो यहाँ पर क्योंकि प्रत्येक भुजा की लंबाई a है, ये भी a, ये भी a और ये साइड वाला भी a, सारी a है इसके अंदर, तो एक सामने वाला फेस का अगर क्षेत्रफल निकाल देंगे, उसको हम 6 से गुणा कर दें, तो जो है इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। कैसे? अगर हमारे पास घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई a है ना, तो एक साइड का क्षेत्रफल निकालेंगे तो a गुणा में a, जैसे हमने लंबाई गुणा में चौड़ाई किया था घनाभ के अंदर, तो ये हो जाता है a स्क्वायर हो जाएगा। और ये इस तरह की सतह हमारे पास टोटल 6 हैं, तो 6a स्क्वायर इसका हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका किसके बराबर हो जाएगा? 6a स्क्वायर के बराबर। और बारी आती है इसके विकर्ण की। घन का विकर्ण ज्ञात करने का फार्मूला होता है वर्गमूल 3 गुणा में भुजा। घन का विकर्ण का फार्मूला क्या है? वर्गमूल 3 गुणा में भुजा। विकर्ण निकालने का मतलब इस भुजा को यदि हम इस सामने वाले, देखो ये यहां से चलेगी और ये इस सामने वाले को मिलाएगी क्रॉस करके, बिल्कुल ऐसे यहाँ। इसका लंबाई ज्ञात करने का फार्मूला क्या है? वर्गमूल 3 गुणा में भुजा। और मान लिया किसी फलक की निकालनी हो तो वर्गमूल 2 गुणा में भुजा, जैसा कि हमने वर्ग का क्षेत्रफल वाले में, जिसके अंदर द्विमीय आकृतियों के ऊपर हमने मेंसुरेशन किया था, उसमें वर्ग का जो विकर्ण निकालने का फार्मूला वो क्या था? वर्गमूल 2 गुणा में भुजा था। वो आपको अगर आप उसको पाइथागोरस प्रमेय से निकाल को देखोगे तो वर्गमूल 2 गुणा भुजा ही आएगा। ये भी पाइथागोरस प्रमेय से निकाला गया है। तो ये आपको फार्मूले याद रखने चाहिए। इनके ऊपर ही हमारे सारे क्वेश्चंस हैं घन और घनाभ के। बाकी देखो प्रश्नों का कोई कमी नहीं है, फिर भी मैं कुछ बेसिक क्वेश्चंस जिसको मैं ये कहूँगा कि हमें आने चाहिए, वो करने चाहिए हमें, हमारे कन्फ्यूजन सारे के सारे दूर हो जाएंगे। तो देखिए अब लेते हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, घन और घनाभ से रिलेटेड ही प्रश्न लेने वाले हैं। देखिए प्रश्न नंबर 1 है, इसमें कई प्रश्न हल करने वाले हैं हम। प्रश्न पहला, प्रश्न में कहता है कि एक घनाभ के आकार की ईंट, एक घनाभ के आकार की ईंट जो होती है, मैंने जिस डिस्कस किया था, ईंट घनाभ के आकार की होती है, क्योंकि इसकी 6 के 6 सतह में से 3 सतह इसकी तीन सतह जो अलग अलग लंबाई चौड़ाई की होती हैं इसके अंदर। तो घनाभ के आकार की ईंट की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दी गई है। ईंट की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः का मतलब आप समझते हो, क्रमशः का मतलब है कि पहले लंबाई का बताएगा, फिर चौड़ाई को, फिर ऊंचाई को की जो लेंथ है वो बताएगा। क्रमशः का मतलब दे दिया, समझ में आ गया। वो 25 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, ये इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दी गई है। तो इसका ज्ञात करना है। इसमें कई प्रश्न हल करेंगे। इसमें पहला पूछ रखा है उसने आयतन, फार्मूला लगाना है आयतन। दूसरा इसने पूछा इसमें कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और तीसरा पूछा है इसने विकर्ण। ये 3 चीज निकालनी है। अच्छा एक बात सबसे मेन है इसमें याद रखने वाली कि आप इकाई क्या लिखें। तो इकाई देखो, आपने प्रश्न हल कर दिया, फार्मूला अप्लाई कर दिया और इकाई गलत कर दी, तो जो एग्जामिनर होता है ना वो बहुत टैलेंटेड होते हैं। वो क्या करते हैं कि जो आंसर होता है ना उसके सामने की इकाई में फेरबदल कर देते हैं। एक तो सही दे देगा वो ऑप्शन, बाकी में क्या करेगा, वही की वही सेम वैल्यू जो आपके आंसर में आई है डिजिट्स में, उसके आगे की इकाई में बदलाव कर देगा। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है ना, तो सारा किया कराया गलत हो जाएगा प्रश्न। तो देखिए आयतन का वैसे याद भी रख सकते हो आप। इसका घन इकाई में उत्तर आता है हमेशा, घन इकाई। घन इकाई का मतलब घन तो लगेगा ही लगेगा, इकाई का मतलब अगर आपकी लंबाई मीटर में है तो घन मीटर हो जाएगी, सेंटीमीटर में लंबाई है आपकी तो घन सेंटीमीटर, डेसीमीटर में है तो घन डेसीमीटर, किलोमीटर में है तो घन किलोमीटर। और ये एक क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल हमेशा क्या होता है, 2 लंबाइयों की गुणा होती है। तो इसका आता है वर्ग इकाई में, वर्ग इकाई में आएगा। सेंटीमीटर में है तो वर्ग सेंटीमीटर, मीटर में है तो वर्ग मीटर, और डेसीमीटर में है तो वर्ग
डेसीमीटर। वैसे विकर्ण क्या है, ये एक लंबाई है, याद रखने वाली बात, ये एक लंबाई है। तो इसका सीधा ही इकाई में उत्तर आएगा, केवल सिंगल इकाई, जैसे मीटर में, सेंटीमीटर में, डेसीमीटर में, जैसा भी उसने क्वेश्चन में लेंथ को यूज किया। तो उदाहरण के लिए हम पहला ही प्रश्न लेके देखते हैं, आयतन निकालना और घनाभ का सिर्फ फार्मूला अप्लाई करना है। घनाभ का आयतन आप इन इकाइयों को, जैसा मैंने यहां पर जिक्र किया, यहां से भी समझ सकते हो इस फार्मूले से। घनाभ के आयतन का फार्मूला L क्रॉस B क्रॉस H, ये था ना। तो लंबाई कितनी है हमारी, ये L है, ये हमारी B है और ये है हमारी H। तो L B H यानी कि तीनों की गुणा। तो देखिए मैं एक बार इसको इकाई के साथ लिखता हूं, 25 सेंटीमीटर गुणा में। देखो अगर आपको इकाई का ध्यान नहीं रहता है तो आपको क्या करना है कि जो इकाई दी गई है उसको आप सोल्व करते टाइम सबकी इकाइयों को यूं का यूं लिखिए, जो इकाई ऊपर नीचे से कटती है उसको काटिए, बचे हो उसका यूं का यूं लिख दीजिए, आपका गलत नहीं आएगा। फिर देखिए 25 सेंटीमीटर, बी है आपका 15 सेंटीमीटर और एच क्या है 5 सेंटीमीटर। देखो मैंने सेंटीमीटर का यूज किया, ये सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर और ये सेंटीमीटर। बशर्ते आपको एक बात याद रखने वाली ये है कि सभी इकाइयां सेम होनी चाहिए, मतलब या तो सारी की सारी सेंटीमीटर में ही हो या फिर सारी की सारी मीटर में हो। अगर ऐसा नहीं है तो फिर आपको वो कन्वर्ट करनी पड़ेगी। अगर 1 मीटर में दे दिया, 1 सेंटीमीटर में दे दिया, तो या तो आप सारी सेंटीमीटर में रखिए या फिर सारी मीटर में रखिए, तभी आप उनको ऐसे लिख करके सॉल्यूशन कर सकते हो, ना तो गलत। तो यहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ गुणा करनी है 15 5 75 और 25 की, यानी कि 75 की 25 से गुणा कर दी, तो जो भी कुछ आए, हमें कुछ नहीं मतलब नहीं है, यहाँ पे कुछ भी आए, ये तो गुणा है, छोड़ देता हूं इसको मैं, आप कर लेना। बारी आती है इकाइयों की। देखो सेंटीमीटर गुणा में सेंटीमीटर गुणा में सेंटीमीटर, यानी कि सेंटीमीटर को 3 बार गुणा किया तो इसका घन हो जाएगा, ये घन लग गया। उत्तर में या तो ये मिलेगा आपको या फिर घन सेंटीमीटर, या फिर ये मिलेगा, या फिर ये सेंटीमीटर का पावर 3 कर देगा। ये तीनों के तीनों एक ही बात है, ये आंसर हो जाएगा इसका। बारी आती है सवाल नंबर इसका दूसरा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या था, वही था हमारा, देखिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या था इसका, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल था 2 × LB प्लस BH, 6 की 6 साइड्स के एरिया निकाल दिए, इंटू HL, ये हो जाएगा इसका। तो 2 × L क्रॉस B यानी कि इन दोनों की गुणा, यानी कि 25 गुणा में 15, BH यानी कि ब्रेड्थ इंटू हाइट, ब्रेड्थ इंटू हाइट यानी कि 15 गुणा में 5, हाइट गुणा में लेंथ यानी कि H 5 और लेंथ L कितनी है इसकी 25, तो ये पुट कर दिया। तो 2 × 25 किससे गुणा, 15 5 75, 7 15 2 30 और 7 37 प्लस 15 5 75 प्लस 25 5 125। तो देखो भाई जोड़ घटा है, ये आप कर लोगे। अब बारी देखो, अब यहाँ पे ये आती है कि जैसा कि मैंने कहा था कि हम साथ ले सकते हैं उसको, तो यहाँ पर भी ले सकते थे, क्योंकि ये सेंटीमीटर में था, ये भी सेंटीमीटर था, गुणा बनी, ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में, इनकी गुणा बनेगी, ये भी सेंटीमीटर और ये भी सेंटीमीटर, इनकी भी गुणा बनेगी। मतलब ये सारे के सारे वर्ग सेंटीमीटर हो जाते हैं, ये भी वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा, गुणा करेंगे तो ये भी वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा, और ये सब के सामने है ना, तो हम कॉमन निकाल के बाहर रख देते हैं इसको। तो वर्ग सेंटीमीटर में इसका आएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल। और बारी आती है विकर्ण की लंबाई की। तो घनाभ के, अब देखो यहां पर सीधा लिख दिया उसने विकर्ण, तो आपके दिमाग में यह आ रहा होगा भाई हमें फलक का विकर्ण निकालना है कि घनाभ का। तो डायरेक्ट अगर विकर्ण लिखता है ना, तो आपको घनाभ का, या घन दे रखा है तो घन का, और घनाभ दिया गया है तो घनाभ का सीधा विकर्ण निकलेगा, यानी कि विकर्ण पूछा है ना, तो यहां पर निकलेगा ये घनाभ का विकर्ण। एग्जामिनर बहुत तेज होता है, जैसे मैंने बोला, हो सकता है कि वो घनाभ ऐसे लिख देगा विकर्ण, विकर्ण ज्ञात कीजिए। तो विकर्ण में ऑप्शन एक वो फलक वाला भी दे दे, यानी कि एक साइड का फेस का विकर्ण निकालने के लिए।
तो वो दे दे ऑप्शन में और आप उसको चूज कर लो तो गलत हो जाएगा। तो आपको अगर अकेला विकर्ण लिख देता है, ये जैसे लिखा उसने, तो आपको निकालना है घनाभ का विकर्ण। और जैसा कि आपको पता ही है, बी स्क्वायर एच स्क्वायर का वर्गमूल होता है। एल स्क्वायर करेंगे तो 25 का वर्ग, प्लस बी स्क्वायर करेंगे तो 15 का वर्ग, और प्लस एच स्क्वायर करेंगे तो 5 का वर्ग, और इसका वर्गमूल 625, 225 और ये 25 इसका वर्गमूल। तो जो भी आए इसका, जो भी आए, आई थिंक ये 900 बनेगा, ये बनेगा 875 बनेगा शायद, ये 875 का वर्गमूल। तो ये 875 का वर्गमूल आएगा। तो इसको आप जैसे भी सॉर्ट आउट करके, जैसे भी है इसके फैक्टर कर लेंगे। जैसे उत्तर में इसका मैं कर देता हूँ थोड़ा सा, 875 को आप लिख सकते हो, जैसे इसके फैक्टर कर लो, 875 के फैक्टर कर लीजिए। तो फैक्टर आएंगे इसके, 5 से कटेगा ना ये, 5 एक कम 5, 5 7 35, 5 5 25, फिर 5 से करेंगे 5 3 15 और 5 5 25, फिर 5 से करेंगे तो 5 7 35। तो ये देखो आप इसको लिख सकते हो आप 5 की 2 गुणा में इन दोनों की गुणा कर देते हैं। ये तो 5 की 2 लिख दिया इसको तो मैंने, और इसको 5 7 35 लिख सकते हो। 5 की 2 क्यों किया? ताकि इसके ऊपर से ये वर्गमूल हट जाए, 2 से ये वर्गमूल इसका कट जाएगा, लेकिन वर्गमूल 35 पर लगा रह जाएगा। तो 5 वर्गमूल 35, 5 वर्गमूल 35, और आगे मैं क्या लिखूंगा इसका? सेंटीमीटर, क्योंकि ये एक लंबाई है, विकर्ण की लंबाई है ये, जैसा कि जिक्र किया था पहले, विकर्ण एक लंबाई है। तो उत्तर आएगा इसका सेंटीमीटर में, क्योंकि हमारी सभी भुजाओं की लंबाई सेंटीमीटर में है। तो विकर्ण एक लंबाई है। तो ये तीनों के तीनों प्रश्न आई थिंक क्लियर हो गए होंगे इस घनाभ से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये भी घनाभ के ऊपर ही है, प्रश्न नंबर 2 जो है इसका। प्रश्न नंबर 2 में कहता है कि 10 मीटर 8 मीटर और गुणा में 6 मीटर, क्या कहता है? 10 मीटर गुणा में 6 मीटर गुणा में 8 मीटर, 8 मीटर विमाओं वाले, एक विमाओं वाले, विमाओं वाले, विमाओं का मतलब होता है भुजाओं वाले, एक आल में रखे जा सकने वाले, विमाओं वाले एक होल में रखे जा सकने वाले, में रखे जा सकने वाले, होल में रखे जा सकने वाले सबसे लंबे खंबे की, सबसे लंबे खंबे की लंबाई ज्ञात करनी है। लंबाई ज्ञात कीजिए। तो इसमें देखो याद रखने वाली क्या, ध्यान रखने वाली बात क्या है? ये विमाओं का मतलब है कि ये डायमेंशंस दिए। विमाएं मतलब क्या होता है? डायमेंशंस बोलते हैं इंग्लिश में, मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का गुणनफल दिया गया है। यानी कि कोई होल है, उसकी विमाएं हैं, यानी कि एल है इसका 10, बी है इसका 6 और एच है इसका 8। इसका जो माप दिया गया है ना लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का, हाल जो है वो एक आयताकार हाल, होल जो है वो एक घनाभ आकार का है, सॉरी आयताकार नहीं, एक घनाभ के आकार का होल है। उसमें लंबे से लंबा अगर खंबा रखना पड़ जाएगा हमें, तो हम क्या करेंगे? उसको तिरछा रखेंगे ना, उसकी तिरछी ऊंचाई, यानी कि इस कोने से अगर ये कोई होल है हमारे पास, इस कमरे के अंदर अगर लंबे से लंबा खंबा रखना होगा, तो हम नीचे बेस में एक कोने में रखेंगे उसके जो नीचे वाला पोर्शन, और ऊपर वाला पोर्शन कहाँ रखेंगे? उसका बिल्कुल टॉप वाले कोने पे रखेंगे हम। मतलब विकर्ण ज्ञात करना है घनाभ का विकर्ण। और घनाभ का विकर्ण जैसा कि पिछले वाले प्रश्न में हमने किया था, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का वर्गमूल। तो सिर्फ और सिर्फ ये मान आपको इसमें पुट करने हैं, बाकी आप इसको निकाल लोगे। और ये एक लंबाई है, और ये क्योंकि लंबाई किस में दे रखी थी? मीटर्स में। देखो ये मीटर्स में है, तो हमारा विकर्ण भी मीटर में आएगा, बशर्ते उत्तर आप मीटर में निकालिए। पेपर में अगर उसमें आंसर में सेंटीमीटर कर दिया उसने, तो आप फिर उसको मीटर वाले को सेंटीमीटर में गुणा करने के लिए 100 से गुणा करके फिर हमारा आंसर फाइनल आ जाएगा। नहीं तो ज़्यादातर नहीं मिलता है, मीटर में ही मिलेगा आपको। ये था नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद में हम जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी कहता है कि प्रश्न नंबर 3 में वो कहता है कि एक आयताकार टंकी की आंतरिक गहराई, आंतरिक गहराई दी गई है। आंतरिक गहराई 6 मीटर, लंबाई 9 मीटर,
लंबाई है उसकी 9 मीटर और चौड़ाई 5 मीटर, और चौड़ाई 5 मीटर, चौड़ाई क्या है 5 मीटर है। यदि आगे देखिए ध्यान से, यदि एक घन मीटर पानी का द्रव्यमान, एक घन मीटर पानी का द्रव्यमान, एक घन मीटर पानी का द्रव्यमान 1000 किलोग्राम हो, 1000 किलोग्राम हो, 1000 किलोग्राम हो, तो इसमें कितने टन पानी आ सकता है, इसमें कितने टन पानी आ सकता है। ये कहता है कि आयताकार टंकी की आंतरिक गहराई यानी कि एच कह सकते हैं उसको हम, लंबाई को 9L कह सकते हो, चौड़ाई 5 है। यदि एक घन मीटर पानी जमा किया, ये घन मीटर पानी का द्रव्यमान है 1000 किलोग्राम, तो इसमें कितने टन में पानी का द्रव्यमान निकालना है, टन में। तो पानी की जो टंकी की जो एल है वो हमारे पास क्या है 9 है, गहराई को आप एच कह सकते हो, आयताकार का मतलब है कि टंकी किस आकार की है, घनाभ आकार है, ये घनाभ के आकार की टंकी है, घनाभ आकार। तो उसकी एच है 6 मीटर और उसकी बी है 5 मीटर। तो इसका आयतन ज्ञात कर लीजिए भाई, या धारिता ज्ञात कर लीजिए टंकी की। आयतन क्या होगा LBH, यानी कि 9 गुणा में 6 गुणा में 5, तो 5 के 30, 3 में 27, 270 घन मीटर इसका आयतन आ जाएगा। अब वो ये कहता है कि एक घन मीटर, यानी कि एक घन मीटर में कितना द्रव्यमान है पानी का, 1000 kg। मतलब ये मीट्रिक टन पूछा है ना उसने, मीट्रिक टन का मतलब है कि हमें वजन बताना है कि कितना पानी उसमें किलोग्राम में की बजाय मीट्रिक टन में बताना है कितना आएगा। तो एक घन मीटर में 1000 किलोग्राम, उसने पहले से बताया कि एक घन मीटर पानी का द्रव्यमान 1000 किलोग्राम है, तो 270 का कितना हो जाएगा, 270 के गुणा में 1000 किलोग्राम, ये तो किलोग्राम में उत्तर हो गया इसका। तो किलोग्राम में बदलेंगे तो ये 1 0 तो पहले से, ये 3 शून्य और लग जाएंगे इसके। अगर किलोग्राम में पूछा होता तो कितना आंसर हो जाता है इसका, 270 के आगे 3 0 लगाई तो कितने हुए, 3 और 3 6, यानी कि 2,70,000 किलोग्राम पानी इसमें आएगा। अगर मीट्रिक टन की बात करेगा तो 3 0 हटा दीजिए, 270 मीट्रिक टन जो है इसका, इसके अंदर टन के हिसाब में, एक मीट्रिक टन में कितने होते हैं 1000 किलोग्राम। तो यहां पर 270 मीट्रिक टन पानी इस टंकी में आ सकता है। ये था हमारा प्रश्न नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इसमें कहता है कि एक ये आ गया आपकी बार घन का, क्योंकि हम घन और घनाभ कर रहे थे ना, तो ये प्रश्न जो है ये घन से रिलेटेड है। प्रश्न नंबर 4, हमने सारे फार्मूले यूज कर लिए घनाभ से रिलेटेड। एक घन का विकर्ण दिया गया है भाई, एक घन का विकर्ण, उसकी लंबाई दी गई है 5 वर्गमूल 3 मीटर। 5 वर्गमूल 3 मीटर घन के विकर्ण की लंबाई दी गई है। इसकी भुजा फलक का विकर्ण, इस क्या निकालना है, इसकी भुजा निकालनी है, भुजा फलक का विकर्ण। देखो फलक का विकर्ण पूछा है इसने स्पेशल, फलक का विकर्ण और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, और क्या पूछा है, और आयतन, और आयतन ज्ञात करना है। ये देखो क्या क्या ज्ञात करना है, इसकी भुजा 1 नंबर, तो ये फलक का विकर्ण 2 नंबर, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 नंबर, और आयतन, यानी कि 4 प्रश्न इसमें से पूछे गए हैं। चारों के चारों फार्मूले हमारे जो है यूज हो जाएंगे यहाँ पर चारों तरह के। तो सबसे पहला है भुजा। तो याद रखने वाली बात है कि जो घन का जो विकर्ण का फार्मूला होता है ना, जो कि गिवन है वैसे तो यहाँ पर, और घन का विकर्ण का फार्मूला होता है वर्गमूल 3 गुणा में भुजा। ये होता है घन का विकर्ण का फार्मूला। ये क्या है, घन का विकर्ण, जैसा कि हमने जिक्र किया था बेसिक जब हम जिक्र कर रहे थे। तो घन का विकर्ण का फार्मूला क्या है, वर्गमूल 3 गुणा में भुजा, और इसके बराबर आप लिख सकते हो गिवन जो है उसके बराबर, यानी कि ये गिवन है पहले से ही।
तो वर्गमूल 3 से तो वर्गमूल 3 कट जाएगा, तो भुजा की लंबाई आ जाती है हमारी। तो भुजा कितनी आ जाएगी, वर्गमूल 3 से वर्गमूल 3 कटेंगे तो 5, और मैं क्योंकि ये मीटर में है तो ये भी मीटर। तो इस इकाई पर जरूर ध्यान देना है ना, तो सारा सवाल गलत हो जाएगा। तो 5 मीटर भुजा की लंबाई आ गई, तो ये पहला हमारा सोल हो गया। बारी आती है फलक का विकर्ण। फलक का क्या मतलब है कि यहाँ पर हमें ना घन का जो अंदरूनी विकर्ण जो लंबे से लंबा, जैसे कि हमने एक घनाभ वाला किया कि लंबे से लंबा खंबा कितना आएगा, तो वो नहीं निकालना, हमें केवल एक उसके फेस का विकर्ण जो कि निकालने का, यानी कि देखो फलक या उसका फेस, फलक का विकर्ण का फार्मूला हमने जिक्र किया था, वो था वर्गमूल 2 को गुणा कर देंगे भुजा से, और वर्गमूल 2 गुणा में भुजा हमने निकाल ली अभी 5, तो 5 आगे लिखते हैं, ये अच्छा लगता है। तो 5 वर्गमूल 2, ये भी मीटर में आएगा भैया, ये भी मीटर में आएगा क्योंकि ये भी एक लंबाई है। तो 5 वर्गमूल 2 मीटर, ये दूसरा हमारा ये क्वेश्चन हल हो गया। तीसरा आता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल किसके बराबर था, हमारा फार्मूला था कुल पृष्ठीय का मतलब 6 की 6 सतह, घन की 6 की 6 सतहों का क्षेत्रफल ज्ञात करना, यानी कि वो फार्मूला था 6a स्क्वायर। तो 6 गुणा में a का मान कितना है 5, भुजा, इसको a से लिखते हैं हम। तो भुजा कितनी है, या फिर यहाँ पर a की जगह पे आप 6 गुणा में भुजा का वर्ग भी लिख सकते हो। तो भुजा कितनी है हमारी 5, तो 5 का वर्ग करेंगे तो ये आएगा 25, तो 25 सिक्का 150, 150 के आगे लिखूंगा मैं वर्ग मीटर, 150 वर्ग मीटर, क्योंकि क्षेत्रफल का इकाई क्या होती है, वर्ग इकाई में लिखेंगे तो वर्ग मीटर, क्योंकि लंबाई हमारी मीटर में पहले से ही गिवन है, ये भी 5 मीटर में आई थी। 150 वर्ग मीटर जो है उसका होगा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। और बारी आती है आयतन की, तो घन का आयतन का फार्मूला, सिर्फ फार्मूला याद होने चाहिए आपको, a का घन, या कह लो भुजा का घन, और भुजा हमारी 5 आ रखी है, तो 5 का घन यानी कि 125, और ये आएगा भैया घन मीटर, 125 घन मीटर इसका आयतन आएगा। तो ये थे हमारे 4 क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 5, और ये कहता है एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया गया है 486 वर्ग सेंटीमीटर है। इसका आयतन की गणना करें, मतलब आयतन निकालना है इसके आयतन को निकालना है। अब इस प्रश्न को जो है 2 तरीके से हल कर सकते हो आप डायरेक्ट। घन का आयतन निकालने का सीधा फार्मूला भी है, यदि आपके पास पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया हो तो ये इसका फार्मूला है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल को इसका फार्मूला था 6 से भाग करके इसका वर्गमूल, और इसका भी घन ज्ञात कर देंगे। ये जो आप देख रहे हो ना, ये वाला, ये क्या है, भुजा का मान निकल जाएगा इससे, तो ये भुजा का घन क्यों किया इसने, उस भुजा का घन हो जाएगा। या फिर अगर ये थोड़ा सा कंफ्यूजन सा लगता है, मुझे भी थोड़ा सा कंफ्यूजन सा लगता है, अगर आप ये अप्लाई नहीं करना चाहते हो तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल किसके बराबर होता है, देखो 6a स्क्वायर के बराबर होता था, इससे निकाला था ये, इसलिए मैं कंफ्यूज था, मैंने इसको कैलकुलेट नहीं करके देखा था। तो ये 486 के बराबर लिखोगे आप, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 स्क्वायर बराबर 486, या a स्क्वायर बराबर निकालोगे तो 486 के डिवाइड में आएगा 6 से इसको भाग करते हैं, 6 8 48, 6 कम 6, तो a स्क्वायर का मान 81 आएगा, और इसका a का मान निकालेंगे ना तो इसका वर्गमूल ज्ञात करना पड़ेगा आपको। तो ये वर्गमूल क्यों किया है आपके क्लियर हो गया हुआ, क्योंकि देखो 6 ये नीचे आया हुआ, ये करना पड़ेगा आपको a का मान निकालने के लिए। देखो ये यहाँ से एक बार समझिए, a का मान निकालेंगे तो इसका दोनों तरफ वर्गमूल करना पड़ेगा, मतलब ये a का मान आएगा ये वाला। तो ये क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और बटे 6, और इसका वर्गमूल क्यों किया हमने, आपको समझ में आ गया होगा। आयतन निकालने के लिए घन करना पड़ेगा, क्योंकि घन का आयतन जो होता है वो भुजा का घन होता है, यानी कि
आप यहाँ से ए का मान जैसे मैं यहाँ से निकालूंगा तो ए का मान कितना आएगा, इसका वर्गमूल करने पड़ेगा। तो ए का मान 9 में कैसे होता है ना, तो प्लस का 9 वाला ले लेंगे इसमें से, या तो वैसे तो प्लस माइनस 9 आएगा, लेकिन क्योंकि भुजा की लंबाई धनात्मक होती है तो ए का मान 9 और सेंटीमीटर हो जाएगा। तो अब इसका आयतन ज्ञात कर सकते हो आप, आयतन, और आयतन का फार्मूला क्या था, भुजा का घन। तो 9 का घन यानी कि 9 8 72 729 घन सेंटीमीटर इसका आयतन जो है वो आ जाएगा। एक और भी दिया गया है घनाभ के संबंध में, उस प्रश्न को भी थोड़ा सा कर लेते हैं, क्योंकि ये इस टाइप का प्रश्न ना पेपर में आते हैं, कई बार देखे हैं इस तरह के प्रश्न। कहता है कि एक ईंट की विमाएं दी गई हैं। प्रश्न नंबर 6 जो है, प्रश्न नंबर जो 6 है वो कहता है एक ईंट की विमाएं, एक ईंट की विमाएं दी गई हैं, एक ईंट की विमाएं दी गई हैं 20 सेंटीमीटर गुणा में 10 सेंटीमीटर गुणा में 5 सेंटीमीटर, 480 सेंटीमीटर लंबी, 100 सेंटीमीटर चौड़ी और 600 सेंटीमीटर ऊंची एक दीवार के निर्माण के लिए, एक दीवार के निर्माण के लिए कितनी ईंटें चाहिए, कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी। मतलब ये कहता है कि एक ईंट का डायमेंशंस दिया गया है, यानी कि एक ईंट की जो विमाएं हैं वो दी गई हैं सेंटीमीटर में, और एक दीवार है जिसकी लंबाई तो बनानी है हमें 480 मीटर लंबी बनानी है, 100 सेंटीमीटर उसको चौड़ा बनाना है और 600 सेंटीमीटर उसको ऊंचा बनाएं, तो हमें इस साइज की ईंटों की कितनी ईंटों की आवश्यकता पड़ेगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें आयतन निकालना पड़ेगा, किसका, जो दीवार बनानी है उसका भी और हमारी जो ईंट है उसका भी। तो दीवार का जो आयतन होगा कुल, उसको यदि हम एक ईंट के आयतन से भाग कर देंगे तो कुल ईंटों की संख्या आ जाएगी। यानी कि कुल ईंटों की संख्या किसके बराबर होगी, कुल ईंटों की संख्या किसके बराबर होगी, दीवार का आयतन बटे एक ईंट का आयतन से भाग कर देंगे तो ईंटों की संख्या आ जाएगी। तो दीवार का आयतन निकालेंगे तो दीवार भी तो किसकी साइज की, मतलब उसकी आकृति क्या है, घनाभ के आकार की दीवार है, क्योंकि इसकी लंबाई, इसकी चौड़ाई और ऊंचाई दी गई है, और ईंट की भी विमाएं अलग अलग दी गई है, मतलब ये L है, ये B है, ये H है। तो ईंट का तो आपको पहले से ही पता है कि ये घनाभ के आकार की है। दीवार को भी आप ध्यान से देखना, एक घनाभ के आकार की होती है, हर घर में दीवार बनी हुई होती है, आप देख सकते हो। तो दीवार का आयतन क्या होगा, इसकी लंबाई यानी कि 480 गुणा में चौड़ाई यानी कि 100 और इसकी ऊंचाई कितनी है 600, और डिवाइड करेंगे एक ईंट के आयतन से यानी कि 20 गुणा में 10 गुणा में 5। कैलकुलेट करना है सिर्फ आपको। अच्छा अब देखो, अब ये शून्य से तो ये शून्य इसके कट जाते हैं, तो हम इसकी 2 शून्य काट देते हैं, और इस 2 से इसको काटेंगे 2 तिया 6, और 5 से इसको काट देते हैं, 5 निम्न 45 और 5 6 30, तो बचेगा 96 गुणा में 3, 3 6 18, 3 निम्न 27 और 1 28, 288 और 2 शून्य इसके लग जाएंगे, तो 28,800 ईंट चाहिए। अब देखो बारी ये आती है, ये डायरेक्ट बता दिया इतनी ईंट चाहिए, तो क्या इसके आगे कोई सेंटीमीटर मीटर तो नहीं लगाएगा, नहीं लगना चाहिए ना। क्यों नहीं लगना चाहिए, क्योंकि यदि आप इस दीवार का आयतन ज्ञात करोगे तो वो घन सेंटीमीटर में आएगा और एक ईंट का आयतन भी घन सेंटीमीटर में आएगा, ये कट गए इससे, तो इसमें इकाई लिखने की आवश्यकता नहीं है, सीधा ही 28,800 ईंटों की संख्या पड़ेगी। तो देखो वैसे तो प्रश्नों की कोई कमी नहीं है, फिर भी मैंने कोशिश करी है कि जो पेपर में आते हैं या जो हमें पता होना चाहिए उन फार्मूलों का जिसके ऊपर बेस्ड प्रश्न आ सकते हैं, वो मैंने करने की कोशिश करी है। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।